नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 13 रहेगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द जो है कंचन का पर्यायवाची है? ऑप्शन देखिए, कनक, चंद्रमा, काया, चांदी। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर? कंचन किसको बोलते हैं बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंचन का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनक। ठीक है, कंचन, कनक, धतूरा ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सोने के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? सदृश्य, सदृश, सदृश क्या है बताइए। तो राइट आंसर सदृश कैसे लिखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदृश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध यही होता है सदृश, लेकिन बहुत से लोग जो है दोस्तों इसको लिखते हैं, लिखने में ये गलत है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध क्या होता है? ये होता है, ठीक है, सदृश। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए बताइए शुद्ध शब्द, फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अध्येता, अधिएता, अध्यात या अध्येता। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर? अध्येता कैसे लिखते हैं बताइए। अध्येता क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कैसे लिखते हैं। ओ आधा धो ये ता, अध्येता होता है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, आकलन शब्द का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसका विलोम बताना है? आकलन का। बताइए क्या हो जाएगा? संकलन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, प्राकलन हो जाएगा या फिर विकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकलन शब्द का विलोम होगा दोस्तों विकलन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है घबराहट में प्रत्यय कौन सा होगा। ठीक है, घबराहट में प्रत्यय कौन सा होगा? देखिए अट, हट, आहट, राहट क्या होगा बताइए। क्या हो जाएगा? घबराहट में प्रत्यय कौन सा होगा? आपको पता है शब्द के अंत में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, और शुरुआत में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे देखिए घबरा, धन, आहट क्या हो जाएगा? घबराहट। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आहट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। घबरा क्या है? घबरा एक मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है। ठीक है, कैसे मूल शब्द है मैंने आपको बताया था। देखिए घबरा में अगर हम ना जोड़ देंगे, ठीक है, ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये घबराना बन जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर? कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रत्यय पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पर आहट हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करिए। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए। ये प्रत्यय और उपसर्ग मैंने अच्छे से समझा रखे हैं आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा औपचारिक में? यहाँ पर देखिए रॉ में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा राइट आंसर इसका। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इक प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए रॉ में जो है क्या है? छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक प्रत्यय औपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक यानी कि उपचार में क्या लगा है? इक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, उपचार में क्या जुड़ा है? इक प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? उपचार धन इक औपचारिक। ठीक है, जैसे आपका प्रमाण में इक जोड़ देंगे, जैसे आपका
जैसे प्रमाण है, प्रमाण में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका प्रामाणिक। छोटी ई की मात्रा होगी, इसको याद रखेंगे, प्रमाणिक। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अंश में इक जोड़ देंगे, अंश में, ठीक है, अंश में अगर इक जोड़ प्रत्यय लगा देंगे क्या बन जाएगा, अंश में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आंशिक। क्या बन जाएगा, आंशिक। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है, 4 शब्द दिए हैं यहाँ पर, किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है ये बताना है। देखिए, अतिशय, दर्शन, नपुंसक, समालोचना, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, अतिशय में तो आपका अति उपसर्ग है, ठीक है, अति उपसर्ग हो गया इसमें, ठीक है। नपुंसक में जो है आपका नौ उपसर्ग हो गया इसमें, ठीक है। और समालोचना में आपका क्या हो जाएगा, समालोचना में सम प्रत्यय, सम उपसर्ग है, सॉरी, सम इसमें है, इसमें नौ उपसर्ग है और इसमें अति उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दर्शन। दर्शन में दोस्तों कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। दर्शन दोस्तों याद रखेंगे, दर्शन यानी कि दर्श। दर्श का मतलब क्या होता है, दर्श का मतलब होता है दिखना। क्या होता है दर्श का मतलब, दर्श का मतलब होता है दिखना, ठीक है। मूल शब्द जो है दोस्तों, आपको पता है कि दर्श क्या है, एक मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, अगर दर्श आपका मूल शब्द हो गया तो इसके आगे आपका उपसर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ जो है प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ पर अप उपसर्ग की बात हो रही है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, राम, मान, जय, रण, क्या हो जाएगा इसमें बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अपराम, अपमान, अपजय, अपरण, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का क्या हो जाएगा, अपमान, ठीक है। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अप धन मान, क्या हो जाएगा, अपमान, ठीक है, अपमान, ठीक हो गया, सॉरी, अपमान, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अपहरण हो गया, अपशकुन हो गया, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, अपादान कारक क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन देखिए, हिमालय का मार्ग कठिन है, लड़का छत से कूद पड़ा था, वह जाति से वैश्य है, और मेघा को पढ़ने दो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपादान कारक किस वाक्य में है। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपादान की बात करें तो अपादान क्या है, अपादान क्या दर्शाता है, अपादान जो है दोस्तों अलगाव को दर्शाता है, ठीक है। अलगाव यानी कि अलग होने को दर्शाता है, ठीक है। अलगाव या अलग होने को दर्शाता है आपका अपादान कारक, ठीक है। तो यहां पर अलगाव किस में हो रहा है देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़का छत से कूद पड़ा था, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अलग होने के अर्थ में आपका अपादान कारक होता है, लड़का छत से कूद पड़ा, तो यहाँ पर लड़का छत से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप सभी जानते हैं 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम होगा, क्या होगा बताइए। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम होगा, ऑप्शन देखिए, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद,
शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द या फिर ध्वनि शब्द पद वाक्य। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। याद रखेंगे दोस्तों भाषा निर्माण में एक जो सही अनुक्रम होगा वो क्या होगा, छोटे से हम आगे को बढ़ेंगे, यानी कि छोटा जो है सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के बाद क्या आ जाएगा, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भाषा निर्माण में सही अनुक्रम होगा ये। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन देखिए, विनोबा भावे, काका कालेकर, महात्मा गांधी या सुनीति कुमार चटर्जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। कौन सा विद्वान था दोस्तों जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या फिर संपर्क भाषा। तो यहाँ पर 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, देखिए, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का बताइए। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जहां पर आपके पेयर वाले शब्द आते हैं, जैसे जब जब, तब तब। ठीक है, जैसे आपका जहां जहां, वहां वहां। ठीक है, जहां जहां, ठीक है, वहां वहां, ये पेयर वाले शब्द जहां पर भी आएंगे, जैसे आपका जब की तब की। ठीक है, जब की, तब की, इस प्रकार के जब भी आपको पेयर वाले शब्द मिलेंगे वहां हमेशा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, 14 का ए यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रारूप जो है गजट में प्रकाशित होता है। ऑप्शन देखिए, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना या फिर कार्यालय ज्ञापन। बताइए कौन सा प्रारूप गजट, यानी कि गजट का मतलब गजट यानी राजपत्रों में। ठीक है, राजपत्रों में प्रकाशित होता है। बताइए क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का दोस्तों बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे अधिसूचना यानी गजट का मैंने बता दिया आपको। कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है यानी कि राजपत्रों में प्रकाशित होता है, वो है आपका अधिसूचना। ठीक है, जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है दोस्तों, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, विज्ञप्ति, निविदा, परिपत्र या फिर अनुस्मारक। क्या हो जाएगा बताइए। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए जो भेजा जाता है पत्र दोस्तों, उसको बोलते हैं अनुस्मारक। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। जहां न पहुंचे रवि यानी कि जहां सूर्य की किरणें भी जहां नहीं पहुंचती हैं वहां जो है कवि पहुंच सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवि बहुत क्या होता है, कल्पनाशील होते हैं कवि। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 17 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। ऑप्शन देखिए, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना या फिर कार्यालय ज्ञापन। बताइए कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम बताना है क्या था? चंपा, पेमल, मीरा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। ठीक है, याद रखेंगे इसको। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों पूछा जा सकता है आपको मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, तो मीराबाई के गुरु थे दोस्तों रैदास। कौन थे मीराबाई के गुरु? रैदास थे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हिंदी की पहली कवयित्री माना जाता है मीराबाई को। और रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीत गोविंद टीका है। ठीक है, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका किसने लिखा है? गीत गोविंद टीका को मीराबाई ने। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका राग गोविंद, राग गोविंद रचना किसकी है? राग गोविंद रचना किसकी है? ये भी आपका मीराबाई की है। साथ ही साथ राग सोरठा, राग सोरठा ये किसकी रचना है? ये भी जो है मीराबाई की रचना है। ठीक है, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे इनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर कीजिए इसका। आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए। आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, शेखर जोशी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम से जाना जाता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें जयशंकर प्रसाद की दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको पता ही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में। ठीक है, 1889 में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का काशी में। ठीक है, काशी में जन्म हुआ था। और साथ ही साथ दोस्तों उपनाम की बात करें तो आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों कलाधर उपनाम से भी जाना जाता है इनको, कलाधर। ठीक है, कलाधर उपनाम से किसको जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, और आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम से किसको जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है, याद रखेंगे। और छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर छायावाद की बात हो रही है, तो छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? अगर आपको पूछा जाता है, छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है आपका जयशंकर प्रसाद को। और छायावाद के 4 स्तंभ आप सभी जानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद हो गया, और निराला हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये 4 जो है स्तंभ है छायावाद के, इनको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास पूछे जाते हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद के। तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल हो गया। ठीक है, कंकाल किसका उपन्यास है? कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तितली हो गया, कंकाल, तितली ये किसके उपन्यास है? ये आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और है इरावती। इरावती उपन्यास किसका है? इरावती उपन्यास भी आपका जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, ये अपूर्ण है इरावती। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचनाएं और हो गया आपका उर्वशी हो गया, कामायनी हो गया। ठीक है, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आज का आखिरी क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवानी या फिर मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों, इनका जन्म भी जो है 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, एमपी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ये पूछा जा सकता है। माखनलाल
चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला दोस्तों वो मिला 1955 को। 1955 को दोस्तों क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए मिला अगर पूछा जाता है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दोस्तों हिम तरंगिनी के लिए मिला। किसके लिए मिला? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए इनको दोस्तों क्या मिला? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है पद्म भूषण भी मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण जो मिला वो मिला 1963 में, 1963 में जो है इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला। ठीक है, बात करें दोस्तों इनके महत्वपूर्ण निबंधों की, तो इनके जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो क्या क्या हैं दोस्तों? याद रखेंगे, महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो हैं आपका साहित्य का देवता। ठीक है, साहित्य का, ठीक है, साहित्य का देवता, ये निबंध किसका है? ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है। अमीर इरादे, ठीक है, अमीर इरादे, अमीर इरादे ये किसका निबंध है? ये भी आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है। और साथ ही साथ दोस्तों हिम क्रिटनी भी है इनकी एक रचना, जो पूछा भी गया था प्रीवियस एग्जामों में, हिम क्रिटनी। ठीक है, हिम क्रिटनी रचना किसकी है? हिम क्रिटनी और हिम तरंगिनी, ये दोनों हिम से याद रखना, हिम तरंगिनी और हिम क्रिटनी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी से। तो दोस्तों आज हमने देखा 20 क्वेश्चन देखे हिंदी से। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।